अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी और इससे मुताल्लिक बहरान एक बार फिर से सामने आ रहा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक बार फिर से बहरान की लहर जो है वहाँ एक बार फिर से नज़र आ रही है, जिसको लेते हुए पाकिस्तान की मारूफ सियासतदान रुकन कौमी असम्बली शैला रज़ा एक बार फिर से मुतारिक हुई हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ख़त का जो मतन है वो ये है कि ऑर्डोक सदर का 27 मार्च को इजलास तलब करने और वज़ीर आज़म के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी है। उन्होंने ये बात को मेंशन किया, जो इजलास आज होगा उस पर उन्होंने सख्ती से जो है ख़त लिखा है और उन्होंने हिदायत की है कि आया जो मामलात हो रहे हैं वो एक बार फिर जो है बेचैनी की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। एक जानिब पाकिस्तान का कौमी खेल, जिसकी परफॉर्मेंस, जिसकी टीम के खिलाड़ी बड़ी शानदार अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे, जो एक बार फिर से मंजरनामे पर आई, लेकिन शैला रज़ा साहिबा ने एक बार फिर से ख़तरे की घंटी बजा दी और उन्होंने बताया कि अब मामला जो हैं वापस से पेचीदगी की जानिब बढ़ सकते हैं। एक बार फिर से जो गुम हो की कैफियत है वो वापस से रुनमा हो सकती है। तारिक बुगटी और राना मुजाहिद ने मनपसंद नताइज के लिए गैर कानूनी इकदाम किए हैं, ये भी इल्ज़ाम आयद किया उस मतन में शैला रज़ा साहिबा की जानिब से। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, हॉकी के लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बड़े शानदार अपने वक्त के लेजेंडरी खिलाड़ियों में से एक थे नासिर अली साहब। साबिक ओलंपियन नासिर अली मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया नासिर अली साहब कीमती वक्त देने के लिए। अब क्या देख रहे हैं इस वक्त, ये ख़त की अहमियत कितनी ज़्यादा है, क्योंकि शैला रज़ा साहिबा ने अब ये ख़त लिखा है, और आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म साहब को क्या इस पर नोटिस लेना चाहिए, फुल फॉर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हेलो जी जी नासिर अली साहब, कैन यू हेयर मी? तो प्लीज़ जवाब दीजिए। आवाज मुझे अब आई है जब आपने मेरा नाम लिया है। मुझे कोई पता नहीं कि आपने मुझे जी जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था, शैला रज़ा साहिबा ने एक लेटर लिखा है और उसमें इस बात का इज़हार किया कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो नोटिस लें। जिस तरीके से 27 जी जी ऑर्डोक सदर के मुतालिक जो इजलास तलब करने के मुतालिक जो बात है उसको वज़ीर आज़म की हिदायत की खिलाफ वर्जी करार दिया है इस लेटर के अंदर। क्या समझते हैं इस लेटर की कितनी अहमियत है, क्या एक्शन लेना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया मुबशर साहब। पहली बात तो ये है कि मैं जो न्यू मैनेजमेंट आई है, जो एडॉक बेसिस पर महिउद्दीन वानी साहब और जितना भी उनकी साथ उनकी मैनेजमेंट है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने ये चार्ज संभाला। जहाँ तक इस कांग्रेस इजलास की बात है, देखें जब न्यू प्रेसिडेंट जब आए एडॉक बेसिस पर महिउद्दीन वानी साहब, तो लाजमी बात है कि वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो डीजी है या दो भी स्टाफ है, वो आपको पता है कि पूरी पाकिस्तान की जितनी भी फेडरेशन हैं वो उनको यानी कि सरपरस्त होते हैं। तो लाजमी बात है कि जो भी आएगा, अगर कोई थर्ड पर्सन भी आता तो वो भी इन्हीं को कॉल करता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वानी साहब को जो मिसगाइड किया गया वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किया है। जहां तक सवाल आता है प्राइम मिनिस्टर साहब के लेटर का कि यानी कि वो क्या एक्शन लेंगे, देखिए उनका एक्शन जो बनेगा ना वो महिउद्दीन वानी साहब के ऊपर नहीं बनता, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऊपर बनता है। जो कि उन्होंने डिप्यूट किया था उनके साथ आदमी शाहिदुल इस्लाम, जो कि पहले भी डिस्प्यूटेड आदमी हो रहा है और हमेशा उसने गलत जो है ना गाइडलाइन दी है हर एक आदमी को। और ये है कि अब स्पोर्ट्स को सोचना चाहिए कि अगर उनका पास्ट ऐसा है तो आप एक ऐसे आदमी को डिप्यूट करें जो कि वानी साहब को सही मशवरा बताते। और ये जो है वानी साहब के लिए ये जो एक भंडारा बॉक्स खुला है, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी उस जो एक लेटर जो इश्यू किया था उसको पोस्टपोन करके बहुत अच्छी रवायत कायम किया। उन्होंने इसको इश्यू नहीं बनाया। एक माशाल्लाह वो फेडरल सेक्रेटरी हैं और बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन बात यह है कि उनको जो आदमी डिप्यूट किया जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनके साथ, वो बिल्कुल गलत आदमी डिप्यूट किया, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो पहले भी सस्पेंड रहा है, उसको किया गया था, तो इसको परमानेंट जो है ना सस्पेंड करना चाहिए। इसको ऐसी जगह पर बिठाना चाहिए जिसमें फेडरेशन का कोई भी उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। बिल्कुल बजा आपने फरमाया। अच्छा मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, इस वक्त जो वज़ीर आज़म ने टीम मुंतखब की है, जिसमें सलाउद्दीन साहब भी हैं, दीगर और भी नाम हैं, मुतमईन है जितने भी ओलंपियंस हैं, क्योंकि राना मुजाहिद और उनकी जो टीम थी उस पर वैसे ही बहुत सारे एलिगेशंस थे। अब आप समझते हैं बड़े मोतबर लोगों को बड़ा अहम टास्क दिया है? देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान में जो
तीन नाम है, इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी, समीउल्लाह एंड शहनाज शेख। जी। ये वो तीन आदमी हैं या तीन नाम है बिग शॉट, और जो हॉकी को जानते भी हैं और तमाम चीजें जो है ना इनके कंट्रोल में होती हैं। और ये है कि इनके ऊपर कोई क्रेडिबिलिटी इनकी जो है ना वो नीट एंड क्लीन है तीनों आदमियों की। लेकिन बात ये है कि जहां तक इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी साहब की बात है, नो डाउट कि माशाल्लाह वो जो फैसले करेंगे वो एक इस मुल्क के लिए और इस नेशन के लिए बहुत कारआमद होंगे, और आने वाला टाइम देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए बहुत एक ताबनाक होगा हक के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर बोलूंगा कि देखिए, जब आप एक चीज के ऊपर जब को चेयरमैन लगाते हैं ना, तो उसमें फिर वो ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर आती है। तो ये है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मुझे पता है कि इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी साहब एक मंजे हुए माशाल्लाह खिलाड़ी और ऑफिसर हैं, वो जो भी करेंगे, उनके साथ जो भी कोई काम कर रहा होगा, वो माशाल्लाह उनकी बात को रद्द नहीं करेगा। बाकी ये है कि जहाँ तक बातें आती हैं कि गिरोहबंदी की या दूसरी तीसरी, तो मैं तो ये समझता हूँ कि देखें, हमारा जो एक मोटो था कि जिन्होंने पाकिस्तान की हॉकी का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, उनके खिलाफ जो 113 पैराज है, ऑडिट पैराज, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि तारिक बुट्टी साहब को भी यही एक टास्क दिया गया था, उन्होंने अकरम। अच्छा, इसमें एक और सवाल भी ये है कि जो आपने भी बात की नासिर अली साहब, आपने कहा कि पीएसबी जो है उसका किरदार भी उस तरीके से न्यूट्रल नहीं है जिस तरीके से उनका किरदार होना चाहिए था। तो क्या अब इन तमाम तर मामलात में, क्योंकि इनको बड़ा रिलीफ ऐसा लगता है पीएसबी ने भी मुबैना तौर पे दिया है, तो आप समझते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके जो अफसरान हैं? देखिए, मैं तो पहले बोला ना कि इसमें मोहिउद्दीन साहब का कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जब भी कोई ऐसा आदमी आएगा वो देखेगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, क्योंकि तमाम फेडरेशन के जितनी भी स्पोर्ट्स है उनके अंडर है, तो लाजमी बात है कि वहां पर ऐसे आदमी होंगे जो इन मैटर्स को देखते होंगे। लेकिन आज के जीटी स्पोर्ट्स साहब ने उस आदमी को डिप्यूट कर दिया कि जो कि वो जानते भी हैं उनका पास, और मुझे नहीं समझ आई कि ऐसे आदमी को क्यों डिप्यूट किया गया कि जिसने एक कांग्रेस इजलास उसको बुला लिया कि जो तमाम आदमी डिबार्ड हुए हैं, और उनको बुला लिया गया। अगर बुलाना ही था, अगर वो बोलते तो फिर 2022 वाली जो कांग्रेस मेंबर थे उनको बुलाते, उनका इजलास करते, उनसे जो उन्होंने बात करनी थी वो करते। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि ये हर एक आदमी ने अप्रिशिएट किया कि इन्होंने जो इजलास पोस्टपोन किया है, ये बहुत अच्छी एक वानी साहब ने फैसला लिया। लेकिन मैं ये बताऊं कि अब मुस्तकबिल एज अ फॉर्मर हॉकी प्लेयर आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ये जो रिजीम साबका थी उसके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? आप समझते हैं इस वक्त हमारा सिस्टम जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा, या फिर वक्त गुजरने के बाद वापस से आप इनको फेडरेशन में देखेंगे? सर देखिए, पहली बात यह है कि वो क्या कहते हैं कि जिनको वो क्या कहते हैं खून लगा हो ना जिनके मुंह को, वो पीछे कभी नहीं हटते, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमारा मोटिव यही रहेगा कि हमने हमेशा ऑनेस्टी के लिए काम करना है। जो भी आए, जो ऑनेस्ट आदमी होगा उसके साथ हम, यानी कि दिन होगा रात होगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और ये है कि जो करप्ट टोला था आपके सामने ही है कि क्या रिजल्ट है, मुझे बताएं ना आप, पाकिस्तान हॉकी का ये कहां से कहां ले गए। अब ये एशियन लेवल की बात करते हैं, तो एशियन लेवल पर तो हम एशियन लेवल पर तो हम बात नहीं कर सकते। अगर आप ओलंपिक चैंपियन हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, और चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन हो, इंटरनेशनल जो यूरोपियन होती है उसके चैंपियन हो, तो आप एशिया में आकर नंबर 2 और 3 के ऊपर आकर आप रेड कारपेट बिछा दें, तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे। आपकी टीम जो है ये एशियन लेवल की नहीं है, और ये है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला टाइम जो है ये अच्छा होगा। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो भी है, माशाल्लाह मोहिउद्दीन वानी साहब हैं जो कि एक प्राइम मिनिस्टर, जो पैटर्न इन चीफ हैं, उन्होंने जो टास्क दिया है कि नंबर 1 स्क्रूटनी, नंबर 2 इलेक्शन, नंबर 3 113 पैरा ऑर्डर जो है उनको फॉलो अप किया जाए। ये 3 मैटर आती हैं। अच्छा, ये बात तो बहुत अच्छी है, ये बातें तो बहुत अच्छी, ये सारी बातें जब माजी में बुख्ती साहब आए थे वो भी कहते थे, लेकिन फिर उन्होंने जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करनी थी उनके साथ उनके सपोर्टर बन गए। तो आप समझते हैं मतलब अब तो कोई ऐसा डाउट नहीं है? देखिए,
तारिक भुगती की कंपैरिजन करें ना तो नो मैच मयूद्दीन से आपके साथ। मयूद्दीन साहब एक फेडरल सेक्रेटरी, तो ये तो ऑलरेडी माशाल्लाह उस पोस्ट पर हैं कि 22 ग्रेड के ऑफिसर हैं। और दूसरा जो है यानी कि आदमी जो कि बिल्कुल बेकार बैठा हुआ था मुल्तान की जमीनों के ऊपर, उसको लाकर आपने उसको बिठा दिया, तो वो तो आखिरी ढूंढेगा ना, उसके तो साथ इनका कंपैरिजन ही ना करें। तो वो तो जो भी उसको हाथ पकड़ता वो उस तरफ चला जाता, जो भी यानी कि पैसा दिखाता वो उस तरफ चला जाता। तो उसका यानी कि मैं नहीं कंपैरिजन करता है कि मयूद्दीन साहब के साथ इनका कंपैरिजन किया जाए तारिक भुगती का। तो मयूद्दीन साहब का जो विजन है वो एक माशाल्लाह CSS ऑफिसर हैं और फेडरल सेक्रेटरी हैं, तो उनका विजन और उसके विजन में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। गुफ्तगू कर रहे थे नासिर अली साहब, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की, हमें टाइम दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और अगर हम बात की जाए, पाकिस्तान में इस वक्त PSL जो है वो खेला जा रहा है और इसके बड़े चर्चे हैं। कल हमने देखा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इब्तदाई जो मैच था उसमें वहाँ मौजूद थी और उनको लेकर भी बड़ी बातें हुई हैं कल डिजिटल मीडिया पर। और मुझे इस वक्त जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया, बड़ी शानदार शख्सियत है पाकिस्तान की क्रिकेट की। अगर ये पाकिस्तान में पैदा नहीं होते, दुनिया के किसी और मुल्क में पैदा होते, तो उनको चूम कर जो है रखा जाता। लेकिन ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ जो है बड़े खिलाड़ियों को उस तरीके का जेस्टर रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन जनाब उमर अकमल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया उमर अकमल कीमती वक्त देने के लिए। और उमर भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस वक्त PSL की धूम हर जगह मची हुई है, क्या कहेंगे इस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से? पंजाब में बड़ी चीज़ें भी हो रही हैं, कल मरियम नवाज साहिबा वहाँ मौजूद भी थी। दूसरा ये कि सिक्योरिटी को वहाँ कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जाहिर सी बात है, कल जब CM मरियम नवाज साहिबा ने एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पे ओपनिंग की है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जैसे पंजाब हुकूमत डेवलपमेंट कर रही है पंजाब में, तो मुझे खुशी होगी कि पूरे पाकिस्तान में इस तरह की चीजें डेवलप हों कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। जैसे वो क्रिकेट में इंटरेस्ट, उन्होंने स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट शो किया और मैं स्पेशली मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने CM पंजाब को इनवाइट किया और वो बड़े शौक से आए। उनके साथ उनके और भी बड़े कलीग्स आए और उन्होंने बैठ के पूरा मैच देखा। तो इंशाल्लाह ताला आगे चीजें और इम्प्रूव होंगी और पाकिस्तान की क्रिकेट भी इम्प्रूव होगी और भी स्पोर्ट जो है हमारी वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। बिल्कुल। अच्छा उमर अकमल साहब, क्या कहेंगे इस वक्त जो 2 टीमें हैं, नाम कोयटा ग्लैडिएटर्स है, ज़्यादातर लड़के कराची के ही हैं, कोयटा आपकी साबका फ्रेंचाइज भी रही है, तो क्या कहेंगे जिस तरीके से हम देख रहे हैं अब 2 नए विकेट कीपर ख्वाजा नाफे और फिर मैं बात करूं बिस्मिल्लाह खान बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपके लिए बड़े मुंतज़िर थे। अब यही सवाल उठता है, उमर अकमल कहाँ खेले? अब आपके लिए दरवाज़ा ऐसा लग रहा है जानबूझकर बंद किए जा रहे हैं। आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ही मौजूद होते हैं, वहाँ अपनी फिटनेस पर भी बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। देखिए, बात सिंपल सी है कि जब तक किसी भी प्लेयर को खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा डोमेस्टिक क्रिकेट में, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे स्टेट अवे PSL खिलाएं, मुझे डोमेस्टिक तो खेलने दें, उधर मैं परफॉर्म करूं, ऑटोमेटिकली फ्रेंचाइज मुझे वहां से पिक करें। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर बोलूंगा जो कि मुझे बहुत ज्यादा पेनफुल है कि एज ए प्लेयर मैंने कभी किसी प्लेयर के बारे में नहीं बोली, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे जरूर पाकिस्तान अवाम से करूंगा, तमाम फैन से करूंगा कि इन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक है वो नहीं कोई खेल रहा। सब फ्रेंचाइजों ने बोला कि भाई उमर पाकिस्तान की डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, तो हम कैसे पिक करें? तो हमारी पाकिस्तान की सुपर लीग में हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक नहीं खेलते, वो पिक होते हैं। वो कैसे पिक हो जाते हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आज से तकरीबन 6-7 साल पहले पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान को छोड़ के अमेरिका शिफ्ट हो गए, वो किस बेस पे यहाँ पे हमारी पाकिस्तान सुपर लीग एज ए लोकल प्लेयर खेल रहे हैं? वो उनको तो कंसीडर ओवरसीज किया जाए तो मेरी समझ में आता है। जैसे हसन खान है, हैदराबाद से खेला है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, साथ में राइटी बैट्समैन है, कराची का वो प्लेयर है, वो ओवरसीज प्लेयर खेल एज ए कंसीडर किया गया है।
समझ आ गई बात। लेकिन हमाद आजम एज ए ओवरसीज प्लेयर क्यों नहीं कंसीडर किया गया, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। मुझे जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें तो मैं कहूंगा कि भाई ठीक है कि जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ सिंसियर हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक के साथ सिंसियर हैं, पाकिस्तान टीम के साथ सिंसियर हैं, वो घर पे बैठे हुए हैं। जो पाकिस्तान को छोड़ के चले जाते हैं वो वापस आके उसी क्रिकेट में हुकूमत करते हैं। मेरी समझ में ये बाहर है, मेरी समझ से ये बाहर है। बिल्कुल, ये बात समझ से बाला तक ना सिर्फ ये बात है, मैं एक और सवाल मेरे जहन में आया। इमामुल हक को हम इस वक्त नेशनल टी20 में देख रहे थे, ना इमामुल हक टी20 को उस तरीके से खेलना चाहते हैं, ना वो फ्यूचर में पाकिस्तान को टी20 में रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब वर्ल्ड कप सर पे था, विकेट कीपर कोई बेहतर मिल रहा नहीं था, लोग आपके लिए प्ले कार्ड्स हाथ में लेकर स्टेडियम पहुंचे थे और आपके फैंस वहाँ मौजूद थे, तो उमर अकमल नेशनल हम देख रहे हैं जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहा है और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी मौजूद है, उसके फैंस भी चाहते हैं उसको बड़ा ज़बरदस्त जो है वेलफेयर मिले। अब इस तमाम सिनेरियोज़ में इमामुल हक को एज अ प्लेयर खिलाया जाता है, गेस्ट प्लेयर भी आपको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। ये क्या सिस्टम, क्यों इस तरीके से नाइंसाफ़ी कर रहा है उमर अकमल के साथ? देखिए, मैं इमाम की यहाँ पे इसलिए बात जरूर करूंगा, जिस तरह वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो इम्प्रूवमेंट ला रहा है अपने अंदर, स्ट्राइक रेट इम्प्रूव कर रहा है अपना, और जिस तरह उसने T20 कप में उसने परफॉर्म किया है। देखिए, किसी भी प्लेयर का कुछ पता नहीं है कि वो कौन से फॉर्मेट में वो फिट हो जाए, लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है, कोशिश कर रहा है वो। लेकिन मैं बात यहाँ पे एक जरूर करूंगा कि मैं, आपको पता है, ज्यादातर सोशल मीडिया पे इन नहीं रहता था। बिल्कुल, जब तक मुझे क्रिकेट मिल रही थी, मैं अपनी क्रिकेट खेल रहा था, मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, तो जाहिर सी बात है मैं अपने फैंस को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, सिलेक्टर्स को, तो मैं यही बताऊंगा ना, मीडिया को मैं यही बताऊंगा, और मैं मीडिया का यहाँ पे स्पेशली शुक्रिया अदा करूंगा कि वो मेरी चीजों को देखते हैं और वो चीजें हाईलाइट करते हैं। आप ये देखें कि मैं घर पे बैठ के क्रिकेट तो नहीं खेल सकता, तो फिर मैं अपनी ट्रेनिंग की वीडियो लगाऊंगा, अपनी प्रैक्टिस की वीडियो लगाऊंगा, नेट की वीडियो लगाऊंगा, तो तभी लोगों को पता होगा ना कि भाई उमर खेलना चाह रहा है। इससे पहले तो मैंने कभी इतना सोशल अपना मीडिया वर्क किया ही नहीं था। तो इसमें मुझे ये बताएं कि मैं घर में बैठ के क्रिकेट कैसे खेलूं। मुझे जब तक ग्राउंड में ही नहीं क्रिकेट मिलेगी, क्लब क्रिकेट तो मैं खेल रहा हूं। अब क्लब क्रिकेट आपको पता है इतनी हाईलाइट नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्लब क्रिकेट इतनी हाईलाइट होती नहीं है। अच्छा उमर अकमल, मुझे ये भी काइंडली बताइएगा, इस वक्त मॉडर्न डेज क्रिकेट की बात की जाती है, मुझे जो आपके स्टैट्स से मालूम है, आज के जो हमारे बैट्समैन हैं वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेता, चलें अगर आप इसरार भी करेंगे तो आपके फैंस के लिए मैं ये थोड़ी आसानी कर दूँ। बाबर आजम के मुतालिक बात की जाती है कि वो जो है अभी मॉडर्न डेज की क्रिकेट को नहीं समझ पाए, लेकिन उमर अकमल जिस दौर में क्रिकेट खेलते थे, सन 2009 का वर्ल्ड कप, उसके बाद का, जब तक आप पाकिस्तान टीम में थे, रन बॉल से तो आप बड़े अच्छा खेलते थे, मॉडर्न डेज क्रिकेट के लिए पूरे सिलेबस पर उतरते थे। तो अब उमर अकमल अगर मिडिल ऑर्डर के अंदर यूज करना, यू वांट अ विकेट कीपर फॉर T20 एज, व्हाई नॉट उमर अकमल? देखें, पहली बात तो ये है कि हर प्लेयर हर तरह का नहीं खेल सकता, ठीक है। और मैं सिर्फ इतना बोलूंगा आपको कि जो हमारा कोचिंग स्टाफ है ना, वो प्लेयर के साथ उसका कम्युनिकेशन गैप होना चाहिए, और वो प्लेयर को कैसे लेके चलता है, चाहे वो फॉरेनर कोच है चाहे वो पाकिस्तानी कोच है, पता तब चलता है उसकी कोचिंग का या मैनेजमेंट का, कोचिंग स्टाफ का पता चलता है कि वो प्लेयर को कैसे लेके चलता है। आप बाबर की ये गेम नहीं है, तो अगर आप बाबर को उस गेम से हटाएंगे तो वो सारी गेम भूल जाएगा। अगर मेरी गेम अगर मेरी गेम ये है तो मैं अपनी गेम को लेके चलूंगा। तो ये कोच पे डिपेंड करता है कि वो मुझे कैसे लेके चलता है। तो हर प्लेयर को हर तरह का आप नहीं बना सकते। अगर बाबर ऊपर वाले नंबरों पे खेल सकता है तो आप उसको ऊपर वाले नंबरों पे खिलाएं। अगर वो नहीं एडजस्ट हो पा रहा बाबर, तो आप उसको साथ कैरी करना है, आपने साथ कैरी करें। अगर आप साथ नहीं कैरी करना चाह रहे, आप उसके साथ बैठ के बात करें, उसके साथ जो काउंसलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल काउंसलिंग होनी चाहिए, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप उमर अकमल साहब। कम्युनिकेशन, अच्छा ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन और आप ये देखें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, दुनिया में जितनी भी टीमें हैं वो अपने लोकल कोचेस को अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं। हमारे यहाँ पे फॉरेनर कोच को लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है? मेरी समझ से ये बाहर है। आप मुझे ये बताएं, मैं एम रियली सॉरी टू से, मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए?
आपको पता है हमारी टीम में कुछ प्लेयर हैं जिनको थोड़ी सी वो इंग्लिश बोल लेते हैं, उनको समझ आ जाती है, बाकी प्लेयरों को तो नहीं समझ आती। बिल्कुल ठीक ठीक है। कहा आपने। और क्यों नहीं, हमारे पाकिस्तान के जो इतने इतने बड़े लेजेंड हैं, जैसे शाहिद भाई हैं, शुएब भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, मिसबा भाई हैं, या जवेद भाई हैं, जहीर अब्बास साहब हैं, राव भाई हैं, कितने ऐसे प्लेयर हैं कि जो जिन्होंने, यासर अरफात हैं कि उन्होंने कोचिंग कोर्स किए हुए, कामी भाई हैं उन्होंने कोचिंग कोर्स किए हुए, सरफराज है अभी जो कोचिंग में आ गया, सिलेक्टर्स में आ गया है। तो आप ये देखिए, आप उनको क्यों नहीं लगाते, आप उनको अपॉर्चुनिटी दें, वो टीम खड़ी करते हैं, तब मजा आता है। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मुझे काइंडली ये बताइएगा इस वक्त उमर अकमल साहब, मुझे काइंडली ये बताइएगा, सॉरी कतई कलामी की माजरत, लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा, असद आपके साथ क्रिकेट खेले, मिसबा भाई की कप्तानी में आप क्रिकेट खेले, आकिब जावेद साहब इन एंड आउट पाकिस्तान के क्रिकेट के बोर्ड के सिस्टम के साथ वो रहे हैं, ये सारे जानते हैं उमर अकमल क्या चीज़ है, उमर अकमल कितना बड़ा खिलाड़ी है, जॉनसन को भी पता था उमर अकमल क्या है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद भी आपकी परफॉर्मेंस नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में देखने के बाद भी आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद कभी बात नहीं होती क्या वो क्यों नहीं जो है आपको कंसीडर करवाते हैं या फिर आपको पीसीबी के हवाले से या किसी भी जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आप इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ भी नेशनल T20 हुआ, दीगर डोमेस्टिक के सीज़न हो रहा है, PSL हो रहा है, तो इस तमाम चीज़ों में आपके सीनियर कोई भी साथ नहीं दे रहा? देखिए, मैंने बात की थी, ऑनेस्टली आपको बात बता रहा हूँ, मैंने इवन फ्रेंचाइज से भी बात की थी, तो उनका भी मौका मुझे समझ में आया कि उन्होंने कहा कि आप डोमेस्टिक में ही खेल रहे, ठीक है। अब मैं फिर खामोश हो जाता हूं कि भाई वो भी एक किस्म का सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि भाई डोमेस्टिक ना खेलने वाले वो भी पिक हो जाते हैं PSL में। जब मैं इनसे बात करता हूं, मुझे कहा जाता है कि भाई जाके आप वो वाली क्रिकेट खेलें, वो वाली क्रिकेट खेलें। मुझे एक बात बताएं कि मैं कैसे वो वाली क्रिकेट खेलूं, चले मैं वो भी खेलने के लिए तैयार हूं, मैं सबके पास गया हूं कि बस कर दें, मुझे खेलने दें। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे स्टेट अवे टीम में लेके आए, मुझे डोमेस्टिक खेलने दें, डोमेस्टिक में परफॉर्म करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं आ जाऊंगा। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि लास्ट सीजन में वापडा की तरफ से खेला हूं 4 डे क्रिकेट डोमेस्टिक, आप उसकी परफॉर्मेंस निकाल के देख लें कि मैं कहां पे मैंने फिनिश किया, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। उसके बाद मुझे खेलने ही नहीं दिया गया, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल, ये नाइंसाफ़ी। और ये मुझे याद है कि आज जहां पाकिस्तान के मुतादिद खिलाड़ी जो हैं मुख्तलिफ लीग्स के अंदर, वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया कप हो या चैम्पियंस ट्रॉफी हो, उससे पहले पाकिस्तान की जो सीज़न है उसको गुड बाय कहकर चले जाते हैं। उमर अकमल ने पाकिस्तान की खातिर अपने जो बड़े, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, आपने ये जो सवाल किया ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मेरे सारे प्रूफ पड़े हुए हैं कि मुझे कौन कौन सी लीग से ऑफर थी, ठीक है, और मैंने अपनी पाकिस्तान डोमेस्टिक को और अपनी नेशनल ड्यूटी को रिस्पेक्ट दी। इवन T20 था, 4 डे क्रिकेट थी या 1 डे थी, मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी है, और मैंने वो लीगें छोड़ी हैं। और उस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछ लें कि मैं किधर से ऑफर थी। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ईमेल भी सेंड कर देता हूं, उस वक्त मुझे कितना कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। नहीं, मुझे बिल्कुल याद है, मैंने पाकिस्तान को, आप चंद साल पहले पाकिस्तान के फ्लैग को उमर देखा है। अगर मैं गलत ना हूं, जी उमर अकमल साहब, अगर मैं गलत ना हूं, मुझे याद है आज से चंद साल पहले जब ये दीगर खिलाड़ी USA जा रहे थे, वहां की क्रिकेट का पार्ट बन रहे थे, तो आपने सिर्फ वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और उस क्रिकेट बोर्ड ने आपको ऑफर की थी कि आप वो टीम ज्वाइन कर लें एज अ प्लेइंग क्रिकेटर। तो ये मुझे सारी चीज़ों का इल्हाम है। आप जब ऑस्ट्रेलिया गए थे और क्रिकेट यहाँ नहीं थी, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आपके साथ ये बातें हो रही थी। लेकिन मुझे काइंडली ये बताइएगा उमर अकमल साहब, आपके फैंस जानना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में आपको स्पेस नहीं दिया गया तो फिर क्या प्लान है उमर अकमल के पास? क्या वो दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं उसकी क्रिकेट को देखना चाह रहे हैं? क्या वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और पाकिस्तान के साथ सिंसियर हूँ, और पाकिस्तान की ही वजह से मुझे इज्जत मिली है। पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनकी वजह से इज्जत मिली है, और मैं कभी जिंदगी में पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाऊंगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे दोबारा
मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा सारी, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है। मैं सिर्फ एज ए मुसलमान एक बात ज़रूर करूंगा कि अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं। मैं बस अपनी मेहनत कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे मेरी मेहनत का सिला ज़रूर देंगे। ज़रूर देंगे। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूँगा, इस वक्त उमर अकमल साहब आप उनके प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी हैं, किस चीज़ को ज़्यादा टारगेट किया है इस वक्त जो क्रिकेट चल रही है मॉडर्न एरा में? टेस्ट क्रिकेट भी हो रही है, ओडीआई भी हो रही है, T20 भी हो रही है, आपका असल मेन फोकस क्या है इस वक्त? देखें, अगर आप मुझे देखें तो अगर आप मेरे फैंस को और जितने भी ये शो देखेंगे उनको मेरे स्ट्राइक दिखाएंगे, मेरी एवरेज दिखाएंगे, तो मेरी तीनों फॉर्मेट में एवरेज बहुत अच्छी है। अभी मैंने तीनों फॉर्मेट में से एक भी फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं ली। जी बिल्कुल ठीक है, मेरी टेस्ट मैच में एवरेज देख लें एज ए मिडल ऑर्डर, एज ए वनडे में देख लें मेरी एवरेज, ठीक है, T20 में देख लें मेरी एवरेज। मैं तो चाह रहा हूं कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलूं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे और सिलेक्टर्स पे और कप्तान पे डिपेंड करता है कि वो मुझे कौन सा फॉर्मेट खिलाते हैं। मैंने तीनों फॉर्मेट में अपने आप को प्रूव किया है और इंशाल्लाह जिस भी फॉर्मेट में मुझे मौका मिलेगा उसमें मैं फिर एक दफा प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये आपके फैंस की भी दुआएं हैं और हमारी भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जल्द एक बार फिर से पाकिस्तान की ग्रीन जर्सी में नज़र आएंगे और आप उसी अंदाज से बैटिंग का मुजाहरा करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ और श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ आपने किया था। बहुत शुक्रिया उमर अकमल हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।